नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं नॉलेज एनहांस का सिलसिला। आज हम और आप मिलकर जो जिस पेपर को सॉल्व करेंगे वो नांदेड़ डिवीज़न का पेपर है, जो साउथ सेंट्रल रेलवे का एक डिवीज़न है। वहाँ पर 11 जनवरी 2024 को जूनियर क्लर्क लेवल 2 के लिए पेपर ऑर्गेनाइज किया गया था, एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, इसमें 2 घंटे का समय था और जो ये है वो 33.33% डिपार्टमेंटल कोटा के तहत एग्जामिनेशन लिया गया था। तो चलिए चलते हैं पेपर पे और सॉल्व करते हैं। ओरिजिनल पेपर जो है वो आपके स्क्रीन पे है। इस पेपर को शेयर किया है बहुत सारे लोगों ने, जिनमें से इम्पोर्टेंट नाम में राजीव जी का है, जो उनको हम धन्यवाद देते हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन जो है आपकी स्क्रीन पे है। 110 क्वेश्चन है, जिसमें से 100 क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको ओवरराइडिंग या कटिंग या मिटाना या परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा इस पेपर के दौरान। तो इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन पे है और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। उससे पहले इंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट करते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो काफ़ी केयर के साथ इस पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, रेलवे में पदों का उन्नयन किस ग्रेड के लिए किया जाता है? अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट इज कैरी आउट इन रेलवेज फॉर विच ऑफ द ग्रेड्स? तो ऑप्शन है 2800 जीपी के लिए, 4200 जीपी के लिए, 4600 और 1900 जीपी के लिए। यहाँ पे सही आंसर जो है वो होगा आपका सी, 4600 जीपी। ठीक है, ये आरबी नंबर 155/2022 ये आरबी नंबर था, जिसके तहत ये अपग्रेडेशन जो है, अपग्रेडेशन फ्रॉम लेवल 7 टू लेवल 8 एंड लेवल 8 टू लेवल 9 एज पर स्टैंडर्ड रूल ऑफ आरबी नंबर 155/2022। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जनशक्ति अनुपात का रेशियो क्या है? व्हाट इज द इनटेक रेशियो ऑफ मैन पावर? तो ऑप्शन है 1/2 रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति का आधा %। बी है सेवानिवृत्ति का 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ द रिटायरमेंट। तो सही आंसर बी ही है, यही सही आंसर है। तो हमको बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, डीआर कोटा से संबंधित अतिरिक्त रिक्त पदों को पूरा करने की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसीजर टू डील विद वैकेंट सरप्लस पोस्ट हैविंग डीआर कोटा? तो ऑप्शन ए है जमा करना यानी कि फ्रोजन, बी समर्पण यानी कि सरेंडर यानी कि छोड़ देना, सरेंडर करना पोस्ट होगा, और सी है अन्य यूनिटों में स्थानांतरण, ट्रांसफर टू अदर यूनिट्स, और डी है इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर है वो है सरेंडर। यही सही तरीका है इनका ये करने का। क्वेश्चन नंबर 4 है, 45 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों की आवधिक यानी कि जो पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि जांच कितने साल बाद एक बार की जानी चाहिए? Periodical medical examination for employees more than 45 years is to be held every 4 years. ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर 4 इयर्स हो जाएगा। सही जो बात है इसके अंदर वो ये है कि A1, A2 और A3, A1, A2 एंड A3 के लिए जो है वो 45 इयर्स तक जो है वो 4 साल में एक बार करना चाहिए, और 55 तक जो है वो एवरी 2 इयर्स में किया जाना चाहिए, और 55 से जब ऊपर जाते हैं तो एवरी 1 ईयर इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए टिल द रिटायरमेंट। ओके, तो मूल बात यही है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेलवे डॉक्टरों को एनपीए का भुगतान किया जाता है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और ये जो है वो आरबी नंबर 82/2017 का पेपर है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं 82/2017 और आंसर होगा 20% ऑफ बेसिक
ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंडलीय मुख्यालय कार्यालय के लिए डैश एक कैलेंडर वर्ष में बंद छुट्टियों के दिनों की संख्या का लाभ उठाया जाता है। फॉर डिविजनल हेडक्वार्टर्स ऑफिस डैश नंबर ऑफ डेज ऑफ क्लोज्ड हॉलीडे आर अवेल्ड इन ए कैलेंडर ईयर। तो ये यहाँ पे ऑप्शन C16 जो है वो सही होगा। इसके लिए आप मास्टर सर्कुलर जो है 47 का अध्ययन कर सकते हैं, MC 47, ठीक है। सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसुलिपिक संवर्ग में 2400 GP, इन स्टेनोग्राफर कैडर 2400 GP। ए ओनली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो डायरेक्ट कोटा अवेलेबल है वो है, और बी है बोथ प्रमोशनल कोटा एंड डायरेक्ट कोटा जो है अवेलेबल है वो है, सी है ओनली प्रमोशनल कोटा अवेलेबल, यानी कि केवल पदोन्नति कोटा उपलब्ध है, या कुछ नहीं। तो ये सही आंसर होगा, प्रमोशनल कोटा और डायरेक्ट कोटा दोनों अवेलेबल है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें जो है मैं बताना चाहूंगा कि 50% जो है ना वो 50% जो है वो DR कोटा है, ठीक है, और 25% एंड 25% जो है वो प्रमोशन बाय सिलेक्शन जो है क्लर्क वगैरह सब आ सकते हैं इसके अंदर, और ये 25% जो है बाय जनरल सिलेक्शन के द्वारा ही किया जाता है। तो ये दोनों आंसर जो है वो सही है। तो डायरेक्ट के लिए तो डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे ये अवेलेबल है, और बाकी प्रमोशनल के लिए ये दोनों ही अवेलेबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि पति पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं तो CEA दिए जाएंगे। इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर रेलवे सर्वेंट, CEA इज ग्रांटेड टू बोथ ऑफ देम। दोनों को दिया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई एक CE का दावा कर सकता है। एनी वन ऑफ देम कैन क्लेम चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। सी है उनमें से एक 100% CE का दावा कर सकता है, जबकि दूसरा 50% CE का दावा कर सकता है। वन ऑफ देम कैन क्लेम 50% चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस वाइल अदर कैन क्लेम 50% चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। डी है ओनली वाइफ कैन क्लेम, केवल पत्नी दावा कर सकती है। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है हमारा, ठीक है। और इसके लिए आप मास्टर सर्कुलर मेरे ख्याल से 17 नंबर है, MC 17 ही होगा, फिर भी आप देख लीजिएगा अगर मैं भूल रहा हूँ तो, ठीक है। एक और इसके अंदर क्वेश्चन है कि अगर पति पत्नी दोनों मतलब दो रेलवे एम्प्लॉय हैं जो एक मेल फीमेल एम्प्लॉय है, और अगर दोनों शादी कर लेते हैं, तो अगर शादी कर लेते हैं तो उनको जो दोनों रेलवे क्वार्टर में ही रहते हैं, उनको दोनों में से किसी एक को रेलवे क्वार्टर को छोड़ना पड़ेगा, और वो कितने दिन के अंदर छोड़ना पड़ता है, ये आपके लिए एक सवाल है। तो आप तब तक सोचिए, फिर हम देखते हैं, अगर मुझे याद रहा तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या फिर आप कमेंट में बताएं तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेंशन भोगी सेवानिवृत्ति की तारीख से डैश वर्ष की समाप्ति पर पेंशन का एक परिवर्तित हिस्सा उन्हें बहाल करने के हकदार होंगे। पेंशनर वुड बी एंटाइटल्ड टू हैव ए कम्यूटेड portion of pension restored to them on expiry of 15 years from the date of retirement। तो यही इसका सही आंसर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 15 साल होने चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आ गए हैं। राजपत्रित अधिकारियों की सेवा रिकॉर्ड का रख रखाव किस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है? सर्विस रिकॉर्ड ऑफ गजेटेड ऑफिसर मेंटेन्ड बाय अकाउंट डिपार्टमेंट, लेखा विभाग, बी पर्सनल ब्रांच यानी कि कार्मिक शाखा, सी सतर्कता शाखा यानी कि विजिलेंस ब्रांच, एंड डी इज जनरल ब्रांच सामान्य शाखा। तो सही आंसर है इसका ए अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए एचबीए को मंजूरी देने के लिए डैश सक्षम प्राधिकारी हैं। फॉर नॉन गजेटेड स्टाफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन एचबीए इज DRM। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी,
डीआरएम जो है वो आईआरएम के पैरा 1132 वॉल्यूम 1 रिवाइज्ड एसओपी जो है वो पैरा 30 के तहत इनके पास पावर है। क्वेश्चन नंबर 12 है ZRTI का पूर्ण रूप क्या है? ZRTI स्टैंड फॉर, तो जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है 3 दिन तक सीख प्रमाण पत्र के डैश के द्वारा दिया जा सकता है। सीख सर्टिफिकेट अप टू 3 days कैन बी गिवन बाय एम्प्लॉइज हिमसेल्फ यानी कि कर्मचारी स्वयं, प्राइवेट डॉक्टर यानी कि निजी डॉक्टर, सी रेलवे डॉक्टर और डी है बी एंड सी। तो राइट आंसर इज बी एंड सी, दोनों ही दे सकते हैं क्योंकि रेलवे डॉक्टर के पास ज़्यादा पावर है। प्राइवेट डॉक्टर तो 3 दिन तक ही दे सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कपूरथला रेलवे कारखाना कहाँ स्थित है? कपूरथला रेलवे वर्कशॉप इज लोकेटेड एट, तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये पंजाब में है कपूरथला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 15 पे। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इज लोकेटेड एट, डीजल लोको कारखाना कहाँ स्थित है? तो एक्चुअली डीजल लोको कारखाना अब इसका नाम बदल कर BLW कर दिया गया है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो कर दिया गया है। और डीजल लोकोमोटिव जो है मार्च 2019 से मैन्युफैक्चर होना बंद हो गए हैं और अक्टूबर 2020 में BLW कर दिया गया है। BLW 2020 से। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है शिशु संरक्षा कम से कम संरक्षा छुट्टी जो है वो यानी कि CCL कम से कम कितने दिनों के लिए नहीं दिया जा सकता है? कम से कम कितने दिनों के लिए नहीं दिया जा सकता है? CCL कैन नॉट बी ग्रांटेड लेस देन डैश डेज, तो ये 5 डेज से कम नहीं दिया जा सकता है। इसका सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है GNSR का पूर्ण रूप क्या है? तो गुड्स एंड सर्विसेज रूल्स, जनरल एंड सर्विसेज रूल्स, सी है जनरल एंड सब्सिडी रूल्स एंड डी इज गुड्स एंड स्टेशन रूल्स। तो सही आंसर जनरल एंड सब्सिडी रूल्स होता है। और यहाँ पे ऐसा है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जो निर्मित और आमतौर पर जो भारतीय रेलवे पर लागू होते हैं उसको जनरल रूल्स बोलते हैं और ये बोल्ड प्रिंटेड होते हैं, जबकि सब्सिडी रूल्स जो है जोनल लेवल पे होता है और पीसीकॉम या सीओम जो होते हैं वो तैयार करते हैं इसको और केवल ये उसी विशेष रेलवे पे लागू होती है। तो ये मेन मुद्दा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है गैर चयन पद के लिए रिक्तियों का मूल्यांकन में मौजूदा रिक्तियां और अगले 10 महीनों के दौरान प्रत्याशित शामिल होंगे। The assessment of the vacancies for non-selection posts shall include existing vacancies plus anticipated during the next dash month। तो 12 मंथ ही इसका सही आंसर है क्योंकि 15 मंथ जो है वो वैकेंसीज आर क्रिएटेड फॉर द सिलेक्शन पोस्ट। ये यहाँ पे नॉन सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन के लिए 15 मंथ और नॉन सिलेक्शन के लिए 12 मंथ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 19 वेतन छुट्टी के नकदीकरण के लिए न्यूनतम अवकाश शेष डैश दिनों तक होनी चाहिए। फॉर इनकेसमेंट ऑफ लीव सैलरी मिनिमम लीव बैलेंस शुड बी 30 days। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और इसके लिए इम्पोर्टेंट बात है कि RB 161/2008 161/2008 पढ़ना उचित रहेगा। मैक्सिमम जो है वो 60 डेज तक हम इंटायर सर्विस में ले सकते हैं, एक बार में 10 दिन ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, 1/9/2008 से ये योजना लागू है। ठीक है, और 6 टाइम ले सकते हैं और 2 years का गैप होना चाहिए या यूं कहें कि ब्लॉक्स उनके होने चाहिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हैं।
पूरी सेवा में मातृत्व छुट्टी कितनी बार लिया जा सकता है? ऑप्शन ए है ओनली ट्वाइस इन सर्विस, सेवा में केवल 2 बार। बी है 2 जीवित बच्चे यानी कि 2 लिविंग चिल्ड्रन। सी है कितनी बार भी, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। और डी है उपरोक्त में से कोई भी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि परमिशन अप टू 2 लिविंग चिल्ड्रन इज द राइट आंसर, क्योंकि अंग्रेजी को आप पढ़ते हैं तो ये आपको सही समझ में आता है। मैटरनिटी लीव इज परमिशेबल अप टू 2 लिविंग चिल्ड्रंस, ठीक है, ये ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है अविवाहित महिला कर्मचारी मातृत्व छुट्टी के लिए पात्र नहीं है। वो पात्र हैं, ये यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। अनमेरिड फीमेल एम्प्लॉइज इज नॉट एलिजिबल फॉर मैटरनिटी लीव इज फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है डैश की शुरुआत में मंजूरी के लिए महाप्रबंधक ऑब्लिक मंडल रेल प्रबंधक को सभी पदों की शून्य आधारित समीक्षा करनी चाहिए। जीएम ऑब्लिक डीआरएम शुड कैरी आउट ए जीरो बेस्ड रिव्यू ऑफ ऑल पोस्ट अपेयरिंग इन द बुक ऑफ सैंक्शंस एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। तो ये क्या है कि फाइनेंशियल ईयर जो है ना, यही सही तरीका है। फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें एवरी फाइनेंशियल ईयर में इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, ठीक है। यानी दैट मीन्स कि अब 1 अप्रैल जो फिक्स डेट है वो 1 अप्रैल होनी चाहिए। एज पर द फिक्स डेट ऑफ एवरी ईयर से दैट 1 अप्रैल ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 23, द फॉलोइंग अलाउंस कैन नॉट बी अटैच्ड बाय ए कोर्ट। निम्नलिखित भत्ते को न्यायालय द्वारा जोड़ा नहीं किया जा सकता है। ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, कोई बात नहीं। ऑप्शन ए है एनएचए, बी है एनडीए, सी है एचआरए एंड डी इज लीव इनकेसमेंट, छुट्टी का नकदीकरण। ऑप्शन सी एचआरए जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है। आपको पता ही होगा एचआरए डीएनएस अलाउंस, सब्सटेंस अलाउंस जो है वो ड्यूरिंग द सस्पेंशन लोगों को मिलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है पेंशन भोगियों को रेल सेवा पेंशन असाधारण नियम 1993 के तहत विकलांगता पेंशन पर डैश प्रतिशत विकलांगता के लिए सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। पेंशनर्स टू रिटायर ऑन डिसेबिलिटी पेंशन अंडर रेलवे सर्विस पेंशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूल 1993 फॉर 100% ऑफ डिसेबिलिटी। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 25 पे। किसी भी वर्ष में पास की वैधता तब तक होनी चाहिए, किसी भी वर्ष में पास की वैधता तब तक होनी चाहिए। द वैलिडिटी ऑफ ईयर एंडिंग passes in any year should be up to। ऑप्शन ए है अगले वर्ष की अप्रैल 30 तारीख तक, अगले वर्ष की मई 30 तारीख तक, सी अगले वर्ष की दिसंबर 30 तारीख तक, और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो ऑप्शन है ईयर एंडिंग पासेस की, कहीं कहीं आपको 31 मई का ऑफ द नेक्स्ट ईयर आपको मिलता है, लेकिन जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 30 मई तक, ठीक है। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल के रखा हुआ है जो रूल्स है, फिर भी अगर नहीं मिले तो आप वहाँ पे कमेंट करना, तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 है दिनांक 25/7/2016 के बाद एमएससीपी के तहत यूनियन के अनुदान तथा एपीआर में ग्रेडिंग के लिए बेंचमार्क कितनी होनी चाहिए। द बेंचमार्क फॉर ग्रेडिंग इन एपीआर फॉर ग्रांट ऑफ अपग्रेडेशन अंडर एमएससीपी पोस्ट 25 जुलाई 2016 मस्ट बी। ऑप्शन ए है पिछले सभी 3 वर्षों के लिए अच्छा, जो कि गलत है, रॉन्ग। बी है सभी पूर्ववर्ती 3 वर्षों के लिए 12 में से 6 मार्क, मेरे हिसाब से ये भी गलत है। ऑप्शन सी है पिछले सभी 3 वर्षों के लिए बहुत अच्छा, वेरी गुड फॉर ऑल द प्रीसीडिंग्स 3 इयर्स। तो यही ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, ये सही है, ठीक है।
अब आपको बताना है कि वेरी गुड जो है वो कितने नंबर का होता है। अगर चलो मैं ही बताता हूँ आपको, वेरी गुड जो है वो 4 नंबर का एक है। अगर 3 इयर्स में जाएंगे तो 12 आपको आने चाहिए। अगर 3 वर्षों में 6 ही मार्क मिलेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 वेरी गुड होते हैं, यानी कि 4 दूनी की 8 नंबर्स, और एक आउटस्टैंडिंग होता है, तो वो 5 नंबर आपको मिलेगा, दैट मीन्स कि 13। तो ये चल सकता है। पर अगर आपको अगर एक वेरी गुड और एक आउटस्टैंडिंग मिलता है तो ये 12 नंबर कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि गुड के लिए हमको मिलते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्षेत्रीय स्तर पर पीएनएम बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्षेत्रीय स्तर पर पीएनएम की जो मीटिंग होती है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पीएनएम मीटिंग एट जोनल लेवल? तो 27 का जो आंसर होगा वो जीएम होंगे, यही सही है, इसका आंसर होगा, ठीक है, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 27, उपदान ग्रेजुटी के लिए होने के लिए न्यूनतम वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है? मिनिमम ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर ग्रेजुटी। तो ये इसमें सही आंसर जो है वो 5 ईयर्स ही है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 29। डैश वर्षों तक पद के निरंतर संचालन के बाद ही अस्थायी पदों को अस्थायी पदों में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, टेम्पररी पोस्ट आर कन्वर्टेड इनटू परमानेंट वंस ओनली आफ्टर कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ द पोस्ट फॉर 3 years। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर विदाउट एनी। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको इसको याद कर लेना चाहिए। स्टार मार्क नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, स्टार क्वेश्चन है। मॉडल एसओपी 2018 के किस भाग में स्थापना मामलों का प्रावधान शामिल है? ऑप्शन ए है पार्ट ई, जो कि पार्ट ई जो है वो आपको कॉमर्शियल मैटर से रिलेटेड है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये कॉमर्शियल मैटर से रिलेटेड है। पार्ट एफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है, वो बिल्कुल सही है। पार्ट जी है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और पार्ट सी जो है वो मिसलेनियस मैटर से रिलेटेड है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, पार्ट ए जो है वर्क्स से रिलेटेड है, पार्ट ए वर्क्स से रिलेटेड है, पार्ट बी मेडिकल मैटर से रिलेटेड है, पार्ट बी मेडिकल मैटर से रिलेटेड है, पार्ट सी मिसलेनियस मैटर से रिलेटेड है, पार्ट डी जो है स्टोर मैटर से रिलेटेड है, पार्ट ई कॉमर्शियल मैटर से रिलेटेड है, पार्ट ई को जो है वो कॉमर्शियल मैटर से रिलेटेड है, पार्ट एफ एस्टेब्लिशमेंट मैटर से रिलेटेड है, और पार्ट जी जो है वो सिक्योरिटी मैटर से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, 1500 ग्रेड वेतन में एक कर्मचारी का एपीआर के लिए समीक्षा प्राधिकारी कौन है? हु इज द रिव्यूइंग अथॉरिटी फॉर एपीआर फॉर एन एम्प्लॉय इन 1500 जीपी? तो इसमें क्या है, मुझे लगता है डीआरएम साहब ही होने चाहिए, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये आंसर सही है। आप मुझे बता सकते हैं कि कौन होना चाहिए, पर मेरा मानना है कि 1500 ग्रेड जीपी का जो बंदा है उसके लिए डीआरएम साहब ही रिव्यूइंग अथॉरिटी होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, खेलकूद कोटे से होने वाली भर्ती में वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर अप्रयुक्त कोटे का क्या होगा? इन रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा, व्हाट विल हैपन टू द अनयूज्ड कोटा ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? पहला है समाप्त हो जाएगा, इट्स ए लैप्स। बी, इसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, इट इज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सी है, इसे अगले वर्ष ओपन मार्केट कोटा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, इट इज ट्रांसफर्ड टू ओपन मार्केट कोटा नेक्स्ट ईयर, एंड नन ऑफ दिस। तो ये समाप्त हो जाता है, अगर आप उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं करते हैं तो इट्स सेल लैप्स, द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, एसएलपी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ एसएलपी। एसएलपी इज ए स्पेशल लीव पिटीशन, जो ऑप्शन ए में ही है, तो हमारा आंसर ए इज द राइट आंसर। स्पेशल लीव पिटीशन अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ ए कैट कैन बी फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट
जो इस पावर को एनेबल करता है वो आर्टिकल 136 है। आर्टिकल 136 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में ये किया जाता है। एक और बात बनता है कि कैट की स्थापना 1/11/1985 को स्थापित किया गया था। चलिए, कैट की मुख्य बेंच कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है। वेयर इज द मेन ब्रांच ऑफ कैट लोकेटेड इज? तो न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 35, छात्रावास सब्सिडी और सीई का दावा एक साथ किया जा सकता है। मास्टर सर्कुलर 17 जो है वो इसकी परमिशन देता है। MC 36 सॉरी मास्टर सर्कुलर 17 ये इसकी परमिशन देता है। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि दोनों जो हॉस्टल सब्सिडी एंड चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस दोनों का एक साथ किया जा सकता है। अब आपको बताना है कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस कितना है और सब्सिडी कितना है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक्स का बटन दबा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 है कि भाई ट्रेड यूनियन की मान्यता समानता कितने वर्ष तक वैध रहेगी? रिकॉग्नाइज्ड ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी नॉर्मली बी वैलिड फॉर डैश ईयर्स। ऑप्शन ए है 2, B 3, C 4 एंड D is 6। तो राइट आंसर इज 6। पहला जो चुनाव जो किया गया था वो मेरा मानना है कि 2007 में किया गया था। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मैं सही सोच रहा हूँ। फिर 2013 में किया गया था और 2019 में या 20 में होने की संभावना थी। 19 में अनाउंस कर दिया गया था और 20 में कोरोना आने की वजह से अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में कितने वर्ष की छूट दी जाती है? व्हाट इज द एज रिलैक्सेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर ST/SC कैंडिडेट्स? ऑप्शन ए 5 इयर्स 5 वर्ष, B 2 इयर्स 2 वर्ष, C 4 इयर्स यानी कि 4 वर्ष और D 6 इयर्स यानी कि 6 वर्ष। तो जो सही आंसर है वो ए होगा 5 इयर्स। इनमें से बाकी मेरे ख्याल से नहीं दिए जाते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे 3 इयर्स होता तो समझ में आता कि ST/SC के लिए बजाय OBC के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। और अगर 10 इयर्स होता तो PWD वाले बंदों को दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो ये 5 इयर्स इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, लेवल 1 GP 1800 में ग्रुप डी के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कौन होगा? एक्चुअली क्या है कि अब ग्रुप डी रहा नहीं तो लेवल 1 के लिए ही कहना चाहिए, क्योंकि 19-20 में जो है ये वर्ड को हटा दिया गया है, तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए ग्रुप डी। अब हमारे सभी ABC 3 ही ग्रुप रह गए हैं और लेवल 7 CPC ने दे दिया है हमको, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को अंग्रेजी में पढ़ते हैं। हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर ग्रुप डी इन लेवल 1 GP 1800? तो ऑप्शन जो है ए है, जूनियर स्केल ऑफिसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण के लिए न्यूनतम सेवा काल अवधि कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम सर्विस फॉर ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स? ऑप्शन ए है 1 ईयर्स, B है 6 मंथ, C है 2 ईयर्स एंड D इज नो लिमिट्स, कोई सीमा नहीं। तो ऑप्शन डी है वही सही है, क्योंकि आप प्रशासनिक आधार पे किसी का करते हैं तो उसके लिए किसी सेवा काल की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी बात ही नहीं है कि वो किसी लिमिट्स को माने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 40, केंद्र सरकार के पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS इन सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट? सॉरी, तो पोस्ट के लिए 10% दिया गया है और ये जो है इसके लिए RB नंबर 21/2019 निकाला गया था। ठीक है, 10%।
क्वेश्चन नंबर 41 है स्टेशन मास्टर के पद के लिए निर्धारित पदों का प्रतिशत कौन से पैरे के अंतर्गत आता है? परसेंटेज ऑफ पोस्ट फिक्स्ड फॉर द पोस्ट इन द कैटेगरी ऑफ स्टेशन मास्टर इज कवर्ड अंडर पैरा। तो 122 ऑफ IRM के तहत ही होता है, जो ऑप्शन ए के अंदर है यही है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाल में ये 1-2 साल के अंदर ही मेरे ख्याल से इसके लिए कोई रेलवे बोर्ड का कोई लेटेस्ट था जो मेरी नज़र से गुजरा हुआ है, तो मैं वो तो नहीं बता सकता RB नंबर, लेकिन यहाँ पे ये 122 सही है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है प्रत्येक मान्यता प्राप्त यूनियन के लिए मंडल स्तरीय PNM बैठक डैश कितने दिनों बाद होती है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ PNM एट डिविजनल लेवल मीटिंग फॉर ईच रिकॉग्नाइज्ड यूनियन इज। तो ऑप्शन ए है वंस इन 3 मंथ, 3 महीने में एक बार। बी है 2 महीने में एक बार, वंस इन 2 मंथ। सी है 4 महीने में एक बार, यानी कि वंस इन 4 मंथ। एंड डी इज 6 महीने में एक बार, वंस इन 6 मंथ। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो 2 महीने में एक बार होगा। टोटल 6 टाइम्स हम PNM बैठकें करते हैं डिविजनल लेवल पे। ठीक है। और अगर जोनल लेवल या रेलवे बोर्ड लेवल पे है तो वो एक्चुअली एवरी 3 मंथ्स में करते हैं, वो टोटल 4 बार करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है DRU में यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा जो है उसके अंदर JEE ड्राइंग के लिए प्रशिक्षण की अवधि कितनी है? ट्रेनिंग पीरियड फॉर JEE ड्राइंग इज डिपार्टमेंटल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा। तो ऑप्शन ए है 3 मंथ्स जो कि गलत है। बी 6 मंथ ये भी गलत है। सी 12 महीने ये हो सकता है आंसर मेरे हिसाब से, तो हम इसको रोक के रखते हैं। और डी 18 महीने जो कि मुझे गलत लगता है, क्योंकि जो लेटर जारी किया गया है उसके अंदर 52 वीक्स के बारे में बात किया गया है। और मेरे ख्याल से उसका RB नंबर 8/2017 है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, यही सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 पे आ गए हैं। खेलकूद कोटे के तहत भर्ती के लिए एशियाई खेलों वरिष्ठ श्रेणी यानी कि सीनियर कैटेगरी को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? फॉर रिक्रूटमेंट अंडर स्पोर्ट्स कोटा एशियन गेम्स सीनियर कैटेगरी इज कैटेगराइज्ड एज ए। तो ऑप्शन ए है कैटेगरी ए जो कि ओलंपिक के लिए है। ठीक है। ऑप्शन बी में एशियन गेम्स है, तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। सी में कुछ और गेम्स हैं तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 45 है तदर्थ पदोन्नति के संबंध में निर्देश यानी कि पैरा नियम किसमें निहित है? द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एडहॉक प्रमोशन आर कंटेंट इन पैरा ऑब्लिक रूल्स ऑफ द। तो ये मेरे ख्याल से IRM का जो पैरा 216 है ना, वही इसका सही आंसर होगा। हाँ, ठीक है। अब जब पैरा की बात कर रहे हैं तो IRM का पैरा 215 भी है और IRAC का पैरा 215 है और IRAC का पैरा 216 है। इन दोनों की बात कर सकते हैं हम। ठीक है। IRAC का पैरा 216 जो है वो अथॉरिटी टू मेक फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो है ना, वो इसके अंदर जिक्र किया गया है IRAC पैरा 216 में, 15 में। और IRAC पैरा 216 में रिक्रूटमेंट टू ग्रुप C एंड ग्रुप D स्टाफ ये जिक्र किया गया है। ऊपर वाले में अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के बारे में बात किया गया है और ग्रुप C और D के रिक्रूटमेंट के बारे में 216 में किया गया है IRAC के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में आ गए हैं। कारखाना अधिनियम की धारा 2 के अनुसार वयस्क किसे कहा जाता है? एज पर सेक्शन 2 इन द फैक्ट्री एक्ट हु विल बी कॉल्ड एज ए एडल्ट ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड द 18 ईयर्स, तो उसी को कहा जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 है स्प्लिट ड्यूटी का अर्थ है
दो या दो से अधिक अवधियों में ड्यूटी करना जिनमें से प्रत्येक के बीच में ब्रेक होता है डैश जो काम की आवश्यकताओं के अनुसार के कारण आवश्यक अत्यावश्यकताओं के कारण आवश्यक होता है और जब कर्मचारी अपनी ड्यूटी की जगह छोड़ने के लिए स्वतंत्र होता है। स्प्लिट ड्यूटी मीन्स ड्यूटी इन टू और मोर स्पेल with intervening breaks each of dash necessitated by exigencies of work and when the employee is free to leave his place। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 30 मिनट या उससे अधिक, मुझे यही लग रहा है 30 मिनट्स और मोर। बी है 60 मिनट या उससे अधिक 60 मिनट और मोर। सी है 90 मिनट्स या उससे अधिक 90 मिनट्स और मोर एंड डी इज 120 मिनट्स और मोर 120 मिनट्स या उससे अधिक। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा, 30 मिनट या अधिक। जो ऑप्शन ए है वही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कम से कम डैश पद के साथ ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजपत्रित संवर्ग में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा सकता है। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन में बी ग्रांटेड टू गजेटेड कैडर फॉर रिप्रेजेंटिंग कंट्री इन ओलंपिक गेम्स विथ एटलीस्ट डैश पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन में कम से कम आने चाहिए, तभी इनको दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 पे हैं। सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों के लाभार्थियों के लिए उम्मीद कार्ड में किस पट्टी कलर योजना है। मतलब उनका जो उम्मीद कार्ड होता है उसमें कलर जो दिए जाते हैं ना, वो किस कलर के हैं। द कलर स्कीम ऑफ द स्ट्रिप इन उम्मीद कार्ड फॉर द बेनिफिशियरी ऑफ रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय इज। ऑप्शन ए है सबसे ऊपर नीली पट्टी और नीचे पीली पट्टी, ब्लू स्ट्रिप एट द टॉप एंड येलो एट द बॉटम। बी है सबसे ऊपर हरी पट्टी और नीचे नीली पट्टी, ग्रीन स्ट्रिप एट द टॉप एंड येलो एट द बॉटम। सी है सबसे ऊपर नीली पट्टी और नीचे ब्लू स्ट्रिप एट द टॉप एंड बॉटम। डी है सबसे ऊपर हरी पट्टी और नीचे ग्रीन स्ट्रिप एट टॉप एंड बॉटम। देखिए जो नीली पट्टी जो है ना ऊपर एंड टॉप पे, वो जो रेलवे एम्प्लॉय जो कंटिन्यू कर रहे हैं ना उनके लिए है। ठीक है, और उनकी फैमिली के लिए जो है वो फैमिली के लिए यहाँ पे ये है और एम्प्लॉय के लिए ये है। ठीक है, और रिटायर्ड के लिए ये है। ठीक है, ठीक है, रिटायर्ड के लिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यही सही जवाब होंगे इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 50 पे आ गए हैं। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण RSRP नियम 2016 द्वारा विनियमित है। पे फिक्सेशन और प्रमोशन इज रेगुलेटेड बाय RSRP रूल 2016। RSRP जो है वो रेलवे सर्विसेज एंड रिवाइज्ड पे रूल 2016 के बारे में बात कर रहा है और रूल नंबर 13 के तहत इसका निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 आ गया है। विभिन्न गैर राजपत्रित कर्मचारियों के वेतनमान का विवरण किसमें दिया गया है। स्केल ऑफ पे ऑफ वेरियस नॉन गजेटेड स्टाफ आर डिटेल्ड इन। तो IREM वॉल्यूम 1 के पैरा 4 में दिया गया है, यानी कि चैप्टर 4 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चैप्टर 3 में जो है वो सीनियोरिटी है। ठीक है, चैप्टर
और चैप्टर 5 में आपको आईआरएम के चैप्टर 5 में परसेंटेज ऑफ पोस्ट ऑफ द वेरियस कैटेगरी है। ठीक है, ये सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, एचओआर वर्गीकरण में परिवर्तन की अनुमति देने का अधिकार किसके पास है? तो पीसीपीओ के पास है। यहाँ पे जब दो लोग हैं तो आप पीसीपीओ को ही पावर दें। ये सही आंसर रहेगा आपके लिए। इसमें जो आईआरसी का चैप्टर 4 जो है ना, वो एक्सटेंशन ऑफ सर्विस एंड री एम्प्लॉयमेंट के बारे में जिक्र करता है ये। ठीक है, तो यही सही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ गए हैं हम, उसको देख लेते हैं। जब रेलवे प्रशासन से संबंधित कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाना हो तो प्रशासन को इसे डैश को सौंप देना चाहिए। when any case concerning a railway administration is to go to the Supreme Court, the administration should entrust it to the dash सेंट्रल एजेंसी सेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, केंद्रीय एजेंसी अनुभाग कानून मंत्रालय, बी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सी है सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा, यही इसका सही है। ये चैप्टर 7 मेरे ख्याल से है लॉ सूट वाला, उसके अंदर इसका जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अनुसार कर्मचारी के रूप में किसे वर्गीकृत किया गया है? हु इज क्लासिफाइड एज एम्प्लॉय एज पर एम्प्लॉयज कंपोजिशन एक्ट 1923, रेडियो सर्वेंट, क्रू ऑफ एन एयरक्राफ्ट एंड सीमैन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ना वो सही है, ऑल ऑफ द अबव ये सही है, क्योंकि माइंस, फैक्ट्रीज, प्लांटेशन, रेलवेज, शिप्स, सर्कस, ट्रांसपोर्टेशन एस्टेब्लिशमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स, ये सभी भी के अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो इसके अंदर आते हैं। एम्प्लॉयज जो है, एम्प्लॉयज कंपोजिशन एक्ट में एम्प्लॉयज वर्ड को कब जोड़ा गया है, ये आप ढूंढें और मुझे भी बताएं। ये काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 जो है उसको देख लेते हैं और यहाँ पे इस मामले को समाप्त करते हैं। अनुग्रह मुआवजे के भुगतान को डैश महीनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन इज टू बी फाइनलाइज विद इन 3 months। इट्स ए वन लाइनर क्वेश्चन। इसमें बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन आए थे और इस हिसाब से हमारा जो 55 का आंसर जो है वो 3 months है, जो सही है। तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक्स कीजिए अगर आपको पसंद है तो, सब्सक्राइब कीजिए। अब यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के नियर एंड डियर के मदद कर सकता है तो ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए। रिक्वेस्ट करना मेरे हाथ में, शेयर करना आपके हाथ में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चलिए एक नए वीडियो में फिर मिलते हैं।